आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोग हेडिंग डालें कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। कल बेटा हमने कुछ कॉमन बातें तो इसमें पढ़ ली थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा फिनोल के साथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ये हमने कल डिस्कस किया था। अब इसके आगे आप लोग देखिए बेटा, आज अब हमें ये देखना है जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, ये किस पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है या पैरा पोजीशन पे है, ठीक है। ये हमें डिस्कस करना है। ओके, तो आज हम यहाँ पे टॉपिक करेंगे इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, ठीक है, ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। देखिए बेटा इस टॉपिक में क्या है, NO2 ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा वो आप देखिए। जो ये NO2 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आप सभी को पता है। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और जब बेटा आप NO2 ग्रुप जो है उसे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगाते हो, अगर आप NO2 ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन में लगाते हो तो जो ये आपका NO2 वाला पार्ट है ना, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ए रेजोनेंस। जब आपका NO2 ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा होता है तो जो आपका NO2 ग्रुप है वो भी आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। और आपको ये पता है जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो आपका NO2 ग्रुप है ऑर्थो और पैरा पे तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जब NO2 ग्रुप मेटा की पोजीशन पे होगा तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन वो नहीं शो करेगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर आपका विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, लेकिन अगर वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो अब हमें ये पढ़ना है ऑर्थो और पैरा में से कहां पर ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी और कहां पर कम होगी, ठीक है। ये देखिए आप लोग, तो आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, वो मेटा पोजीशन पे लग रहा है, अगर वो कहां लग रहा है मेटा पोजीशन पे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देगा, ठीक है। और अगर यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, ओके। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, अगर हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मेटा पोजीशन पे है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे है तो एसिडिक स्ट्रेंथ
डिक्रीज हो जाएगी बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप ये आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है और विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं NO2 ग्रुप का। देखिए ध्यान से, अगर बेटा हम NO2 ग्रुप की बात करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ में लिखूं तो मोस्ट एसिडिक होता है पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल से कम एसिडिक होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, अगर मैं यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ या नाइट्रो ग्रुप में किसकी होती है, पैरा पोजीशन पे होती है। पैरा नाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा आपका एसिडिक होगा। उससे कम बेटा आपका लिख दिया है मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है बेटा, सभी बच्चे टाइमली क्लास में आया करो, बहुत लेट तक आते हैं आप लोग। पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और मैंने आपको बताया पैरा ऑर्थो से कम कौन होगा, मेटा नाइट्रोफिनोल, और सबसे कम कौन होगा, फिनोल। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन माइंड में आया कि पैरा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये तो हमें पता है ये दोनों ही क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। लेकिन पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक क्यों है एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनोल? तो आप क्या कहेंगे, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है वो क्या शो कर देती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये बेटा क्या शो करती है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका क्या है वो आप समझे, तो हमने ये लिया बेटा फिनोल। ठीक है, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग रहा है, नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है, N डबल बॉन्ड O और एक O पे नेगेटिव चार्ज, ये होता है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये। अब ये आपको पता है फिनोल ग्रुप भी पोलर होता है, O पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज और H पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है, इस फिनोल का तो H और इस नाइट्रो का O, इस फिनोल का तो H और इस नाइट्रो का O आपस में क्या शो कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों ने बेटा आपस में क्या शो कर दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दी। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंट्रामोलिक्यूलर है या इंटरमोलिक्यूलर है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मोलिक्यूल के एटम के बीच में होती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, और जब वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग मोलिक्यूल के एटम के बीच में होती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर। तो अब आप ये बताओ, ये जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किसमें है बेटा, एक ही मोलिक्यूल के एटम है। भाई पूरा एक ही तो मोलिक्यूल था ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तो एक ही मोलिक्यूल के एटम्स है, तो ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आता है, और क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में से पैरानाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक क्यों है। तो आप कहेंगे क्योंकि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू कर देता है, उसकी वजह से जो आपका ये फिनोल का H है ना, ये इस O नेगेटिव के साथ जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ये H एटम है, जो ये आपका हाइड्रोजन एटम है ये फ्री नहीं रहता, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है, तो H एटम फ्री नहीं हुआ, तो यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया किसका रिमूवल, H पॉजिटिव आयन का। ठीक है बेटा, यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया रिमूवल करना किसका, H प्लस आयन का। यही वजह है कि जब ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप होगा तो H बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा बेटा, प्रोटॉन का रिमूवल यहाँ पे इजिली नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नाइट्रो ग्रुप पैरा पे है तो वहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं होती, तो उस केस में जो फिनोल का H है वो इजिली अपने प्रोटॉन डोनेट कर देता है। तो आपको बेटा ये बात समझ में आ गई, शो मी योर थंब इम्प्रेशन। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ओके ठीक है बेटा,
तो अब इसके बाद आगे आप देखिए नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले केस में क्या होगा देखिए, रिलीजिंग ग्रुप में मैंने आपको बता ही दिया, जो क्रीज मान जिसमें मेटा पोजीशन पे होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमने पहला एग्जांपल लिया, एक तो है आपका मेटा पे क्रीसोल, उससे कम। अब आपको पता है क्रीसोल क्या होता है, जब भी बेंजीन पे एक OH फिनोल हो और उस पे एक क्या लगा हो CH3, तो इसको हम क्या बोलते हैं क्रीसोल। और आपको पता है जो ये क्रीसोल है ये कैसा ग्रुप है बेटा, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, ठीक है, सॉरी कम कर देता है। लेकिन ऑर्थो और पैरा पे लगा हो ना रिलीजिंग ग्रुप, तभी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। अगर मेटा पे लगा है रिलीजिंग ग्रुप तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि मेटा क्रीसोल या मोस्ट रिएक्टिव है, इससे कम आपका होगा पैरा क्रीसोल और इससे कम आपका होगा ऑर्थो क्रीसोल, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग मुझे बताना उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ। तो अब एक एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, जिसके बच्चे को आए प्लीज रेज योर हैंड। आपके पास 3 एग्जांपल है, एक तो है फिनोल, एक आपका है पैरा नाइट्रोफिनोल और एक आपका है पैरा क्रीसोल। आपको इन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ pKa, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ pKa। मैंने कल आप लोगों को समझाया था pKa क्या होता है, पावर ऑफ एसिडिक कांस्टेंट। अंकित ओके बेटा 1 मिनट, अंकित बेटा बोलिए। ऑर्थो क्रिसोल का पीके ज्यादा है। ऑर्थो नहीं बेटा, मैंने पैरा लिखा है, पैरा क्रिसोल। हाँ बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप, जो सबसे वीक एसिड होगा उसकी pKa सबसे ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। कल मैंने पढ़ाया था ना Ka और pKa अपोजिट में लाई करते हैं ना, जितना किसी एसिड का Ka ज्यादा होगा उतनी ही उसकी pKa कम होगी, ओके। अब ये आपको पता है फिनोल है, ये तो सिर्फ ये पैरानाइट्रोफिनोल है, विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्रीसोल मतलब CH3 लग रहा है, रिलीजिंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और रिलीजिंग ग्रुप कम करेगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं इन तीनों में मोस्ट एसिडिक कौन होगा, जिसकी Ka की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो तीनों में सबसे ज्यादा Ka की वैल्यू किसकी है, विड्रॉइंग वाले ग्रुप की है ना, पैरा नाइट्रोफिनोल। इससे कम कौन होगा फिनोल, और सबसे कम कौन होगा पैरा क्रीसोल। हो गया बेटा। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा कि pKa वैल्यू लिखो, तो pKa तो Ka का जस्ट इनवर्स होता है, ठीक है। और मैंने ऑर्डर देख लेना कौन सा दिया है, अभी मैंने ये Ka तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, बट मैंने तुम्हें किस ऑर्डर में दी है pKa, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी है। तो कैसे लिखोगे, बस कर दोगे ना, जो पैरा नाइट्रोफिनोल है इसकी सबसे कम है pKa, ओके, इससे ज्यादा किसकी होगी फिनोल की, और फिनोल से ज्यादा pKa किसकी होगी पैरा क्रीसोल की हो, ओके। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो बेटा पेपर में आप लोग ध्यान रखना ऑर्डर इंक्रीजिंग दिया है या डिक्रीजिंग दिया है, तो कई बार बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, मतलब आंसर तो ठीक लिख रहे हैं, उन्हें पता है ज्यादा एसिडिक कौन है कम कौन है, बट वो ऑर्डर का ध्यान नहीं रखते, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का टॉपिक आपका हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फिनोल के लिए, ये रब कर देती हूँ, कहीं भी कोई डाउट है तो बेटा पूछ लेना आप लोग। आज कई बच्चे 7:15 तक क्लास में आए हैं बेटा, ऐसा ना हो प्लीज, टाइमली आप लोग क्लास में आया करो, मतलब डेली आप लोगों को मोटिवेट करते रही क्या बेटा, टाइम से आओ टाइम से जाओ। अब मैम लेट अटेंडेंस लेने लगी तो आप लोग लेट आने लगे, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो भाई अब आप ये टॉपिक कर लेंगे, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू कर रही हूँ, फिनोल की रिएक्शंस अब मैं यहाँ शुरू करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन फिनोल की, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था,
फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी शुरू की थी और अब तक बेटा मैंने फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ आपको ये समझाया कि फिनोल हाईली एसिडिक होते हैं अल्कोहल से, और ये बताया है कि फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या क्या इफेक्ट आता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। ठीक है, तो अब तक तो बस मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ समझाई है, क्या फर्क पड़ता है किस ग्रुप का। तो अब मैं वो सारी रिएक्शंस यहाँ पे शुरू करेंगे जहां पर फिनोल है वो क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा मेटल्स के साथ, किसी सोल्ट के साथ। तो सबसे पहली रिएक्शन किसके साथ है बेटा, जिंक डस्ट के साथ है। अब ये जो रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। हमने फिनोल लिया और इसकी रिएक्शन हमने कर दी जिंक, बेटा जिंक यहाँ पे पाउडर की फॉर्म में मीन्स जिंक डस्ट है, और साथ में इसको हीट कर दिया। तो ये तुम्हारे कन्वर्जन में काम आएगा, ये रिएक्शन बेटा आप लोगों के कन्वर्जन में काम आएगी। और कैसे काम आएगी, जब भी आपको फिनोल को बेंजीन बनाना हो तो बस आप एरो पे जिंक डस्ट लिख देना, बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये Zn और यहाँ से ये O, क्या माइनस हो गया, ZnO। यहाँ से ये Zn और यहाँ से ये O क्या माइनस हो गया, ZnO। अब बेटा आप देखो ये पहले ये था ना C6H5OH, C6H5OH स्टार्टिंग में ये ऐसा ही था। अब यहाँ से एक O ही तो हटा है, तो ये कितने H हो गया, 5 यहाँ था और 6 ये हो गया, मतलब ये बन गया C6H6 बेंजीन, और प्लस में क्या निकल गया, ZnO। तो बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका ये, कन्वर्जन में काम आएगा। जब भी फिनोल को आपको बेंजीन बनाना हो तो बस आप एरो पे जिंक डस्ट और हीट का साइन लिख देना, हो जाए। ठीक है, इसके बाद बेटा आप नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। ओके, तो अब अमोनिया से रिएक्शन हम करेंगे यहाँ पे फिनोल की। तो हमने फिनोल लिया प्लस हमने इसकी रिएक्शन कर दी अमोनिया के साथ NH3 के साथ। तो बेटा आप लोग ये बताएं, मैं NH3 को ऐसे लिख सकती हूँ HNH2, HNH2। बेटा आप में से कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा, कोई भी इसका आंसर बताना चाहेगा, बोलो। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया, कोई भी बोलना चाहता है तो बता दो बेटा, डिस्टर्बेंस ना करे बस। कोई बताएगा यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, अभी तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, अभी तो बेटा हो जाएगा। क्यों नहीं होगा वो आप समझे, क्योंकि आपको ये पता है फिनोल भी क्या शो करता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड आपका डबल हो जाएगा, है ना। फिर आपको रेजोनेंस करना आता है ना फिनोल का, तो उससे ये बॉन्ड हो जाएगा डबल। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना इजीली पॉसिबल नहीं होता। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखी ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एनहाइड्रस ZnCl2, मैंने साथ में इसको हीट भी कर दिया। तो आप में से किसी बच्चे को ध्यान है या ZnCl2 किसका काम करेगा, मैंने आपको पहले ग्रुप प्रोसेस में बताया था आपको ये बात, आप लोगों को ग्रुप प्रोसेस याद है, वहां भी ZnCl2 का रोल मैंने आपको बताया था। वहां पर ZnCl2 ने रोल प्ले किया था Cl का बॉन्ड तोड़ने का। ओके, मनीष बताना चाहता है, ठीक है बेटा, मनीष बोलिए बेटा। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन OH। बेटा ये यहाँ पे लेविस एसिड का काम करेगा कि लेविस बेस का, ZnCl2। अच्छा ये बताओ मनीष, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ZnCl2, ऑक्टेट पूरा इसका, देखो ये है ZnCl2, तो क्या यहाँ जिंक का ऑक्टेट पूरा है, नहीं है बेटा। आप सब ध्यान से देखो, यहाँ जिंक का ऑक्टेट ही पूरा नहीं है, तो जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, लेविस एसिड, और डोनर क्या होता है, लेविस बेस। तो अगर आपसे ये पूछे यहाँ पर ZnCl2 का क्या काम है, तो आप लोग क्या कहेंगे, नोट डाउन कर लिया अपना कि ZnCl2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये लेविस एसिड का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये होगा, और साथ में इस बॉन्ड की क्लीवेज में ये हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, तो जब तक ये कंडीशंस नहीं आएगी ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब ये कंडीशन के बाद क्या होगा, इसका तो ये OH और इसका ये H, साइड में क्या चला गया, H2O, और बदले में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा,
NH2 जुड़ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया NH2, साइड में H और OH से क्या निकल गया, H2O निकल गया। और ये आप लोगों को ध्यान होगा जो NH2 है बेंजीन, तो इसका नाम क्या होता है, एनिलीन। इसका नाम क्या होगा बेटा, एनिलीन होगा। ठीक है, तो ये भी आपका कन्वर्जन में काम आएगा। जब भी आपको फिनोल का OH हटा के NH2 लेके आना हो तो आप बस एरो पे ये लिखना NH3 ZnCl2 और हीट, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड्स। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड क्लोराइड के साथ। थर्ड रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। आप लोगों को पता होना चाहिए एसिड क्लोराइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, RCOCl। बेटा कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये, RCOCl। ठीक है, तो अब हम यहाँ फिनोल की रिएक्शन करेंगे एसिड क्लोराइड के साथ। तो मैंने फिनोल लिया, प्लस मान लीजिए मैंने ये लिया CH3COCl। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है ना एसिड क्लोराइड। अब आप लोगों का इसका नेम पता है, इसका नेम क्या होगा, तो आप देखिए बेटा इसका नेम क्या होगा, CO से नंबरिंग शुरू कर दो, 1 2, 2 कार्बन है इथ, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो AN। और बेटा ऑयल क्लोराइड लगता है इन केस ऑफ एसिड क्लोराइड, ये सफिक्स हो गया। तो इसका नेम क्या बन गया, इथेनॉइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, और इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइल क्लोराइड। इथेनॉइल को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं। ओके, और ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, और वो स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या होगा, पिरिडीन। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे क्या होगा, पिरिडीन। पिरिडीन होता क्या है बेटा, C5H5N। पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H5N, और ऐसा स्ट्रक्चर होता है पिरिडीन का। आप देखो बेटा C5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, H भी 5 है, ये होता है पिरिडीन। तो N पे यहाँ अवेलेबिलिटी रहती है एक लोन पेयर की, इसीलिए ये आपका बेस का काम करता है C5H5N। ठीक है, तो बेटा अगर ये बेस का काम करेगा, तुम खुद देखो पेपर में ये आ गया इतना, आप इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो अब की बार आप ये देखो, तुम्हें कंडीशन में क्या दिया गया है, पिरिडीन दिया गया है। अब पिछला जो एग्जांपल था वहां तो ZnCl2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज था, तो बॉन्ड टूटा था C और O के बीच का। लेकिन इस बार पिरिडीन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इसका काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होगा, मतलब ये काम करेगा लेविस बेस का। तो इसको तो क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो खुद ही है, तो ये तो बाहर किसको निकालेगा, H को। तो अब की बार बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, O एंड H के बीच में से, क्योंकि बेटा N के पास इलेक्ट्रॉन तो खुद ही है ना, तो N ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, H को, तो H किसके साथ बॉन्ड तोड़ के आ गया, O के साथ। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई, O एंड H का बॉन्ड कब टूटेगा, C एंड O का बॉन्ड कब टूटेगा। तो इस बार आंसर क्या आएगा आपका, बोलो भाई। यहाँ पे O बच गया, ठीक है, H तो निकल ही गया। अब जो ये COCl है, ये पोलर ग्रुप कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ओके, C पर क्या आएगा बोलो, यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl पे क्या आएगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो अब आप देखो O के पास क्या ग्रुप आके जुड़ेगा, COCH3। O के पास क्या आएगा बेटा, COCH3, प्लस में क्या निकलेगा, AKH और AKCl, प्लस में निकल गया HCl। तो बेंजीन पे आ गया OCOCH3, प्लस में यहाँ से निकल गया HCl। ठीक है, कर लोगे। अच्छा, अब आप इसका बेटा नेम देखिए, इस कंपाउंड का नेम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बेंजीन पे जुड़ा हुआ है OCOCH3। तो आप में से किसी को ये ध्यान है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OCO, RCOOR, ये एस्टर है। ये बेटा कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इट इज एस्टर। ठीक है, तो ये एस्टर है, और अब इसका नाम आप देखिए, तो सबसे पहले ना O एटम के पास क्या जुड़ा होता है उसका नाम लिखो। तो आपको पता है ये क्या होता है, C6H5, और C6H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल। कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो ये आपका फिनाइल है, ठीक है।
अब आगे आप देखो नंबरिंग शुरू करोगे CO वाले कार्बन से 1 2, 2 कार्बन है तो इथ, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और एस्टर के लिए क्या आता है OH। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बना, फिनाइल इथेनोएट, या इसी को हम लोग बोलते हैं फिनाइल एसीटेट। बेटा फिनाइल एसीटेट या फिनाइल इथेनोएट ये इस कंपाउंड का नाम होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी कन्वर्जन में काम आएगा कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिनोल को फिनाइल एसीटेट में या फिनाइल इथेनोएट। ओके, कर लोगे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आप रिएक्शन देखिए, अभी तो हमने किससे की थी, एसिड क्लोराइड से। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे एसिड एनहाइड्राइड से। तो इसको बेटा रब कर देते हो, आप लोगों का हो गया होगा। बेटा अपनी कॉपी अब सभी पूरी कर ले, आप किसी के काम की कोई पेंडेंसी ना हो। देखिए अब नेक्स्ट रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ, रिएक्शन विद, फोर्थ कर ले बेटा, फोर्थ हेडिंग डाल ले, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। अब हमने ये सब +1 क्लास में किए थे, अब आप लोगों को ध्यान है एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। व्हाट इज एसिड एनहाइड्राइड, RCOO, ठीक है, RCOO COR, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ये कैसे बनता है, जब तुम 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के जोड़ते हो ना, तो एक का H और एक का OH H2O निकल जाता है, और उससे क्या बन जाता है, एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मीनिंग ही क्या है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मैं आपको समझाती हूँ एक बार ये कैसे बना, फिर रिएक्शन करवाऊंगी। ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH, सेम ऐसा 1 मोल मैंने और लिख लिया RCOOH। 2 मोल हमने किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब तुम्हारी मर्जी है, किसी एक का H और किसी एक का OH बाहर कर दो। आपको एनहाइड्राइड बनाना है, मींस लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो आपने H2 बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। समझ में आया कैसे बनता है आपका एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो अभी तो मैंने जस्ट समझाया है ये बनता कैसे है। अब आप लोग रिएक्शन देखिए, इसकी रिएक्शन क्या होगी। तो देखिए बेटा, हमने यहाँ पे लिया फिनोल, और इसकी रिएक्शन हमें करनी है एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिया इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसके 2 नाम होंगे बेटा, IUPAC नेम तो हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड, और अगर इसका कॉमन नेम लिखूं तो एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, IUPAC नेम तो हुआ इथेनोइक एनहाइड्राइड, और इसका कॉमन नेम हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मीनिंग ही पता आपको, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल से बना है, तो इथेनोइक हो गया। इथेनोइक को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो यहाँ भी बेटा सिंपली तो रिएक्शन होगी नहीं, तो हमने यहाँ पे H+ ले लिया, मींस को स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब बेटा क्या होगा बताओ, यहाँ पे फिर से तो आपकी मर्जी है, C और O का एक बॉन्ड आप डिसोशिएट कर दे यहाँ पे, तो C पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट सेम पिछले वाला ही होगा, ये O एंड H का बॉन्ड टूट जाएगा O, अब ये ऐसे टूटेगा O नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो O नेगेटिव के पास पॉजिटिव पार्ट आएगा, तो O के पास क्या आ गया, CO CH3, O के पास क्या आ गया, ये वाला आ गया CO CH3, प्लस में क्या निकल गया देखो CH3 COOH, CH3COOOH। ठीक है, तो ये फिर से आपका क्या बन गया, फिनाइल एसीटेट। यही आपका प्रोडक्ट पहले रिएक्शन में था ना, जब रिएक्शन हमने किससे की थी, एसिड क्लोराइड से, वही सेम आपका इस बार बना फिनाइल एसीटेट बना। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये भी। अब बेटे छोटी सी रिएक्शन है वो और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, अब नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारी
फ्रीज रीअरेंजमेंट, हेडिंग आप डालने पहले फ्राइज रीअरेंजमेंट, टास्क के टॉपिक की लास्ट रिएक्शन होगी 5th या 6th, जो भी रिएक्शन है वो हेडिंग आप डाल लो फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, हम कोई भी एस्टर ग्रुप लेते हैं, ठीक है, कोई भी एस्टर हम यहाँ पे लेंगे, अभी अटेंडेंस होगी बेटा, तो हमने ये लिया OCOCH, हमने क्या लिया बेटा, OCOCH3 लिया। अब इस कंपाउंड का नाम अभी मैंने आपको समझाया, O के पास क्या है, फिनाइल, और COCH3 क्या होता है, एसीटेट। इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, फिनाइल एसीटेट हुआ। अच्छा, अब आपको एग्जाम में ये कंडीशन दी गई AlCl3 और हीट, तो इन कंडीशन से क्या होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। आपको पता है टॉपिक का नाम ही क्या है, रीअरेंजमेंट है। मतलब हमें यहाँ ना तो कोई एटम निकालना है ना कोई एटम डालना है, बस जस्ट जो यहाँ पे पहले से एटम है ना, इनको रीअरेंज करना है। तो बेटा सफलिंग करनी है, रीअरेंज करना है, तो कैसे होगा, रीअरेंजमेंट करने पर जो ये एस्टर आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, ये कोई और फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, एक एच ऑर्थो पे है, एक एच आपका पैरा पे है। मैंने बेटा पहली बार क्या किया, जो ये ऑर्थो का एच है ना, ये तो इस O के पास भेज दिया। देखिए आप लोग ध्यान से, इस O के पास मैंने H भेज दिया। ये H कहाँ से आया, ये ऑर्थो पोजीशन का H गया यहाँ पे, और यहाँ से क्या हट गया, COCH3, और उसे मैं यहाँ पे ले आई। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया ना, ऑर्थो पोजीशन के बीच में H एटम तो O के पास चला गया, और O का COCH3 ग्रुप यहाँ आ गया। प्लस में एक और पॉसिबिलिटी है कि पैरा पोजीशन का H O के पास चला जाए, और पैरा पोजीशन पे क्या आके जुड़ जाए, COCH3। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आपकी आई, एक तो ऑर्थो पे जुड़ गया COCH3, और एक आपका पैरा पे जुड़ गया। अब बेटा बच्चे ना बहुत बार इनमें कंफ्यूज होते हैं इनके नेम में, वो आपको ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका COCH3 है ना, बेंजीन पे COCH3 होता है एसीटोफिनोन। क्या होता है बेटा, एसीटोफिनोन, इसी कॉमन नेम से इसको हम जानते हैं। बेंजीन पे COCH3 आपका होता है एसीटोफिनोन, ठीक है। तो मेन इस पर आपको पता है ये कीटोन फंक्शन ग्रुप है और ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने प्लस वन में पढ़ा था ना, कीटोन और अल्कोहल में से अगर दोनों एक साथ फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, कीटोन को। कीटोन वहां मेन फंक्शन ग्रुप होगा, तो वहां पे अल्कोहल मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है, इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूएंट बनना पड़ेगा, और वहां पर हम OH को हाइड्रोक्सी बोल लेंगे। तो इसका नाम क्या है, नंबर 1 कार्बन ये होगा, 2 ये होगा, तो इसका नाम बना ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा पे हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। तो रीअरेंजमेंट से क्या हुआ, पहले तो 8 एस्टर फंक्शनल ग्रुप था, और अब ये ओन बन गया कीटोन फंक्शन ग्रुप हो गया। तो सिर्फ रीअरेंजमेंट किया और कंपाउंड आपका एस्टर से कीटोन में कन्वर्ट हो गया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोगों की कन्वर्जन में ये काम आएगी। रिएक्शन आपको समझ में आ गई, इसे हम बोलते हैं फ्रेज रीअरेंजमेंट। एक बार बच्चे कौन कौन है मैं चेक कर लेती हूँ। अंकित, जन्नत, मनीष, उषा, तनुज, अक्षय, पूजा, विकास, हर्ष, अंकित, अक्षय, भुवी, अश्विनी, दीपक, हेमंत, तमन्ना, मेघा, हरीश, आशीष, भारती, अनूप, अरुण, खुशबू, हिमांशु, ठीक है, अनूप, निधि, ओके बेटा। अभी 4 बच्चे क्लास में थे, वो फिलहाल नहीं है,